इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में। मैटर का डिफिनेशन क्या होता है, मैटर कितने स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट क्या है, गैसेस स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट के क्या क्या गुण हैं, लिक्विड स्टेट के क्या क्या गुण हैं और गैसियस स्टेट के क्या क्या गुण होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, यानी कि पदार्थ एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे चेंज होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे तब्दील होता है। मिसाल के तौर पर बर्फ़ से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, फिर वही पानी क्या हो जाता है, वाष्पीकरण के ज़रिए वाष्प में या भाप में तब्दील हो जाते हैं। उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है कि जल तीनों अवस्था में रह सकता है। जो लिक्विड स्टेट होता है या जो पानी है कितने स्टेट में रह सकते हैं, तीनों स्टेट में रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ठोस रूप में क्या है, बर्फ़ किससे मिलकर बना है, पानी से। इसका मतलब पानी किस रूप में रह सकता है, ठोस रूप में भी रह सकता है। दूसरा द्रव रूप में, पानी तो पानी है, वो खुद लिक्विड स्टेट में है। और तीसरा है गैस रूप में। अब जो पानी है या लिक्विड है उसका गैस रूप क्या है, तो जलवाष्प बन गया। पानी को बहुत तेज़ धूप में छोड़ दो, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, पानी सूख जाते हैं। इसका मतलब उस पानी का क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। भाप बन के पानी क्या हो गए, उड़ गए। इसका मतलब जो जल है कितने स्टेट में रह सकते हैं, तीनों स्टेट में रह सकते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। उसके बाद बात करते हैं कि पदार्थ पर तापमान का प्रभाव। कोई भी पदार्थ, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर, कोई भी मादा जो इस दुनिया में मौजूद है उस पर टेम्परेचर का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी उस पर अगर हम ताप डालते हैं, उस पर टेम्परेचर डालते हैं, तो टेम्परेचर डालने से किसी भी मैटर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसी के बारे में बात करते हैं। कोई भी ठोस सब्सटेंस है, कोई भी ठोस पदार्थ है, उस पर जब हम टेम्परेचर देते हैं, उस पर ताप डालते हैं, उस पर क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, उसके वजह से क्या होता है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कहने का मतलब जितने भी मैटर होते हैं किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है या कण से मिलके बना है। अब जब हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, मिसाल के तौर पर इस मार्कर को हम गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर देते ही इस मार्कर के अंदर जो पार्टिकल हैं, मार्कर के अंदर जो कण है, उसकी गतिज ऊर्जा यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके कण क्या होने लगते हैं, गति करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। जब उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, कण अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं। कण क्या करने लगते हैं, टेम्परेचर दिए, इसके पार्टिकल क्या करते हैं, गति करने लगते हैं, यानी उसकी गतिज ऊर्जा तेज़ हो जाती है। क्यों तेज़ हो गया, क्योंकि टेम्परेचर दे रहे हैं। जैसे ही गतिज ऊर्जा तेज़ होती है तो उससे क्या करते हैं, इसके पार्टिकल इधर उधर क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा दी गई ऊर्जा, फिर से मिसाल समझना। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, उसमें हम किस रूप में ऊर्जा दिए, ऊष्मा के रूप में या गर्मी के रूप में। ऊष्मा मतलब क्या होता है, गर्मी या टेम्परेचर। ऊष्मा के रूप में हम उसे क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर इसको हम टेम्परेचर यहाँ नीचे से दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं किस फॉर्म में, ऊष्मा के फॉर्म में या गर्मी के फॉर्म में। उससे क्या होगा, इस मार्कर के अंदर जो पार्टिकल हैं, इस मार्कर के अंदर जो कण है, उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि दो कणों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, अंतराणुक आकर्षण बल होता है, वो फोर्स क्या होगा, धीरे धीरे मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा, कमज़ोर होगा। क्योंकि हम ऊष्मा क्या दे रहे हैं, इसको ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा के रूप में एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने से क्या होगा, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ने लगेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर होगा, यानी कि दोनों के पार्टिकल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कमज़ोर हो जाएगा। उससे क्या होगा, कण अपने स्थान को छोड़कर गति करने लगते हैं। जब हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी मैटर को गर्म करते हैं तो उसके कणों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो आकर्षण बल होता है, वो कमज़ोर हो जाता है। अट्रैक्शन फोर्स जैसे ही कमज़ोर होता है, कण अपने जगह से क्या करते हैं, अपनी नियत स्थान को या अपनी जहाँ पे उसकी पोजीशन थी वो छोड़ के गति करने लगते हैं, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स कमज़ोर हो जाता है। फिर एक अवस्था आती है कि सॉलिड पिघलकर लिक्विड बन जाता है। ये सॉलिड है। अब पहले क्या किए, गर्म किए, तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर जो कण है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हुआ, अट्रैक्शन फोर्स कमज़ोर हुआ, फिर गर्मी देते गए, फिर क्या होगा, दोनों पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ देंगे। दोनों पार्टिकल छोड़ेगा तो एक वह अवस्था आएगी जब क्या है, सॉलिड पिघल के लिक्विड में बदल जाएगा ना। इसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो पिघल के क्या बन जाएगा, पानी की तरह लिक्विड बन जाएगा। तो वही कह रहा है, कैसे लिक्विड बना, अट्रैक्शन फोर्स कमज़ोर होने के कारण। अट्रैक्शन फोर्स कमज़ोर क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर दिए। टेम्परेचर देने से अट्रैक्शन फोर्स क्यों कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच क्या हो रहे हैं, अपना अपना दोनों क्या कर रहे हैं, फोर्स कमज़ोर होने के कारण दोनों का हाथ छोड़ दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं गलनांक किसे कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट।
गलनांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, पिघलन बिंदु। कौन सा बिंदु? ये क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? सॉलिड। अब बात कर लेते हैं गलनांक किसे कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट क्या है। वह न्यूनतम तापमान जहाँ पे कोई ठोस पिघल कर किस में बदलने लगता है? लिक्विड में बदलने लगता है, तो वह उसका क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु। अब नेक्स्ट करते हैं, कण का गलनांक कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दिखाता है। इसका मतलब जिस चीज़ का गलनांक ज़्यादा है, कहने का मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। मिसाल के तौर पर इतना बड़ा लोहा लिए, इतना बड़ा मार्कर लिए, कौन जल्दी पिघलेगा? मार्कर। क्यों जल्दी पिघला? क्योंकि इसके बीच जो मॉलिक्यूलर फोर्स हैं, इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू आयरन। लोहे के कंपेयर में मार्कर के बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर है, इसलिए कम ही तापमान पे ये पिघलने लगे और लोहा बहुत ज़्यादा तापमान पे पिघल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर गलनांक बिंदु ज़्यादा है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इसका मतलब उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसका क्या है? बहुत ज़्यादा है। उसके बीच की जो आकर्षण बल है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? 273 केल्विन कहो या 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहो, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब बात आती है कि ठीक है, एक मार्कर था, इसको हम हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, आखिर उस हीट का क्या हो रहा है? हीट का क्या हो रहा है? कणों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, कणों के बीच का जो आकर्षण बल है, उसको क्या कर रहा है? कमज़ोर कर रहा है। कौन कमज़ोर कर रहा है? ये ऊष्मीय ऊर्जा या हीट। जो हीट देते हैं वो हीट क्या करता है? कणों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमज़ोर करने का काम करता है हीट। इसीलिए हीट देने पे सॉलिड किस में बदल जाता है? लिक्विड में बदल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। इसका डिफिनेशन है ऊष्मा की वह मात्रा जो अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है। कहने का मतलब हीट का वह अमाउंट जो उसके अवस्था के परिवर्तन के समय, यानी कि स्टेट चेंज करने के समय, जैसे सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, अवस्था परिवर्तन के समय क्या हो रहा है? अवशोषित की जाती है। वह हीट जो कि स्टेट चेंज करने के टाइम, अवस्था परिवर्तन के टाइम पे अवशोषित होती है, एब्जॉर्ब होती है, इसे क्या कहते हैं? लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या था? मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु। एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉयल मतलब होता है उबालना, अंडा उबालते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? उबलना के बिंदु। इसको हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक। अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक, यानी कि वह न्यूनतम टेम्परेचर, वह न्यूनतम तापमान, वह कम से कम तापमान जहाँ पे कोई भी द्रव क्या होता है? उबलने लगता है, उसे क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था में बदल गया, कैसे बदला? हीट दिए। उसके बाद फिर द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट को फिर से हीट दिए तो क्या बन गया? गैसीय अवस्था बन गया। यही कारण है कि भाप ज़्यादा गर्म होता है पानी के गर्मी से। तो एक गिलास गर्म पानी है, ठीक है, वो उझल देंगे, या रोटी बनाते टाइम पे उससे जो भाप निकलता है, किससे ज़्यादा हाथ जलता है? जो रोटी नहीं बनाया आज जाके बना के चेक कर लें, ठीक है। क्यों ज़्यादा गर्म होता है? उसके पीछे रीज़न ये है कि सॉलिड से हम लिक्विड बना रहे हैं तो हीट दे रहे हैं, ठीक है, ये हीट दे रहे हैं, यहाँ पे लेटेंट हीट हो गया। फिर क्या हुआ? फिर इस लिक्विड से जब गैस बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़ रही है, फिर ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो डबल बार ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? बहुत ज़्यादा है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होने के कारण, यानी कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ही स्टीम या भाप ज़्यादा गर्म होता है गर्म पानी के कंपैरिजन में। समझ में आया कि नहीं? एक इससे स्टेटमेंट निकला कि टेम्परेचर बढ़ा के हम किसी भी सब्सटेंस को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ले जा सकते हैं। सॉलिड स्टेट में है, बहुत ज़्यादा आग पे गर्म कर देंगे तो किस अवस्था में बदल जाएगा? लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, स्टेट चेंज हो जाएगा मैटर का, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं। अब देखो मेन पॉइंट यहाँ पे समझने की है। जनरली क्या होता है, किसी भी सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद सॉलिड किस स्टेट में चला जाता है? लिक्विड स्टेट में या द्रव अवस्था में। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस है या कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाते हैं? गैस बन जाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन या उदरोपातन।
और ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ या सब्लिमेटेड मटेरियल्स। मिसाल के तौर पर ठोस अवस्था है, इसको गर्म किए, क्या बन गया? गैस। बीच में कौन सा स्टेज नहीं आया बताओ? द्रव स्टेज। पहले द्रव बनना चाहिए फिर ना गैस बनना चाहिए। ये सॉलिड था, इसको गर्म किए, डायरेक्ट गैस बन गया। बीच में ये स्टेज गायब हो गया। गायब हो रहा है ना, यहाँ है ना जी। ठोस अवस्था से किस में बदल गया? गैस में बदल गया, बिना द्रव अवस्था में बदले। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अब इसका जस्ट अपोजिट समझो। अब गैस से कोई चीज़ डायरेक्ट ठोस बन जा रहा है, गैस को ठंडा किए, डायरेक्ट ठोस बन गया। गैस को ठंडा करते हैं पहले क्या बनता है? द्रव। क्या बनेगा? कुकर से निकलता है क्या? भाप। उसमें एक चम्मच लगाना, पानी थोड़ा थोड़ा जमा हो जाएगा ना, सीटी निकलता है। इसका मतलब गैस को ठंडा करने पे क्या बनता है? द्रव। लेकिन जो निक्षेपण होता है या डिपोजिशन प्रक्रिया होता है, उसमें क्या होता है? कोई भी गैस डायरेक्ट किस में बदल जाता है? ठोस में। यानी कि इसमें भी द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, इसमें भी लिक्विड स्टेट नहीं आ रहा है, इसमें भी द्रव नहीं बन रहा है, डायरेक्ट गैस से ठोस बन जा रहा है। इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं निक्षेपण या डिपोजिशन। सब्लिमेशन और डिपोजिशन दो अलग अलग प्रोसेस है, बस दोनों में फ़र्क इतना है, इसमें ठोस से गैस बन रहा है डायरेक्ट, और निक्षेपण में क्या है? डिपोजिशन में डायरेक्ट गैस से ठोस बन रहा है। दोनों में फ़र्क इतना है, सब्लिमेशन में ठोस से गैस बन रहा है और निक्षेपण में गैस से ठोस बन रहा है, बस जस्ट उल्टा है एक दूसरे का। ठीक है, अब मिसाल देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हाई एनर्जी दिए या इसको गर्म किए तो बन गया किसमें? ये CO2 गैस बना दिया, ऑक्सीजन नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ठोस था, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग गर्म किए तो वो बन गया शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि गैस बन गया, CO2 बन गया। क्या बन गया? CO2। यानी कि सॉलिड CO2 को या ठोस CO2 को गर्म किए तो बिना लिक्विड में बदले, बिना पानी में बदले, डायरेक्ट गैस में बदल गया। इसीलिए ये प्रोसेस क्या है? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ठोस से डायरेक्ट गैस बनना बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन के। अब दूसरा समझो, CO2 गैस है, CO2 गैस को हम क्या किए? यानी कि उसको ठंडा किए। CO2 गैस को जैसे ही ठंडा करते हैं, ठंडा करने पे पानी बनना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में आना चाहिए। बिना लिक्विड फॉर्म में आए डायरेक्ट वो क्या बन गया? ठोस बन गया। इसीलिए ये प्रोसेस क्या है? निक्षेपण या डिपोजिशन, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? CO2 गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जा रहा है। यही कारण है कि शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूखा बर्फ बोलते हैं। सूखा बर्फ क्यों बोले? सूखा बर्फ इसीलिए बोले क्योंकि पानी के फॉर्म में तो बर्फ किसके फॉर्म में होता है? अगर बर्फ तुम खरीदते हो, पिघलने के बाद क्या बनता है? पानी बनता है ना। लेकिन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पिघलने के बाद पानी नहीं बनता है, डायरेक्ट गैस बन जाता है। क्या बन जाता है? गैस। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ड्राई आइस या सूखा बर्फ। जनरली बर्फ क्या होता है? पिघल के पानी बनता है, लेकिन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड पिघल के पानी नहीं बनता, डायरेक्ट गैस बन जाता है। इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट बचा है बस लास्ट। ये सॉलिड है, पदार्थ के कितने स्टेट होते हैं? ध्यान से समझना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर? 3। पदार्थ के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। अब देखो, सॉलिड से डायरेक्ट अगर गैस बन रहा है तो कौन सा प्रोसेस होगा? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। लेकिन गैस से डायरेक्ट अगर ठोस बन रहा है तो क्या कहलाएगा? डिपोजिशन या निक्षेपण। दूसरा है, अगर ठोस से द्रव बन रहा है किसके जरिया? संगलन या फ्यूज़न। क्या बोलते हैं? फ्यूज़न, संगलन, यानी गलने की प्रक्रिया के द्वारा। एक बर्फ़ को रख दो, थोड़ी देर में गल के क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। कहने का मतलब सॉलिड में फ्यूज़न के ज़रिए क्या बन जाते हैं? लिक्विड बन जाते हैं। अब यही लिक्विड को अगर हम जमा दिए, सॉलिडिफिकेशन कर दिए, ठंडा कर दिए, फ्रीजर में डाल दिए तो क्या बन जाएगा? फिर से ठोस बन जाएगा। अब ये देखो लिक्विड है, लिक्विड को हम थोड़ा थोड़ा गर्म किए या बाहर में छोड़ दिए। लिक्विड को बाहर में छोड़ेंगे या गर्म करेंगे किसके रूप में चेंज हो जाएगा? गैस या वेपर या वाष्प के रूप में बदल जाएगा। किस प्रक्रिया के द्वारा? वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन या इवापोरेशन के जरिए गैस में बदल जाएगा। फिर इसी गैस को हम क्या किए? कंडेंस कर दिए, यानी कि संघनित कर दिए तो किस में बदल जाएगा? द्रव में बदल जाएगा। ये पूरा दिखाता है किस तरह से तीनों स्टेट में मैटर ट्रांसफॉर्म होते हैं, अपने स्टेज को चेंज करते हैं। तो ये रहा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, और वेपोराइजेशन क्या है, इवापोरेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, डिपोजिशन क्या है।